स्वागत है आपका आंकड़े हमारे फैसला आपका में आपके साथ मैं हूं राजीव शर्मा। आज हम आपको जो आंकड़े दिखाएंगे उसके बाद आप फैसला कीजिएगा कि महाराष्ट्र में राज ठाकरे की गुंडों वाली पार्टी एमएनएस को बैन किया जाए या नहीं। जरा सोचिए, जो इंसान खुले मंच से कहे कि उत्तर भारतीयों को मारा लेकिन वीडियो नहीं बनाओ, अब इस तरह की बयानबाजी को क्या समझा जाए। मतलब ये कि राज ठाकरे महाराष्ट्र सरकार को कुछ नहीं कह सकते, गुंडागर्दी को बपौती समझते हैं और अपने कार्यकर्ताओं को, जो गुंडे हैं, उन्हें हिंदी बोलने वालों को मारने की खुली छूट देते हैं। इन्हीं सवालों को लेकर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। विनाकारण उठसूट काय मारामारी करायची गरज नाही आणि मारायची गरज नाही। महाराष्ट्रामध्ये मराठी माणूस न्याय मागण्यासाठी आंदोलन करत असेल आणि त्याला जर का तुम्ही गुंड म्हणत असाल तर आम्ही गुंड आहोत। यहाँ पर इन्होंने निष्पाप हिंदुओं को कौन सी भाषा में आप पढ़ते हो या बोलते हो उसके ऊपर मारपीट की। भाषा के चलते अगर कोई गुंडागर्दी करेगा तो इसको हम सहन नहीं करने वाले। हिंसा करना या फिर हिंसा के लिए भड़काना कानूनन दोनों ही अपराध हैं। संभ्रांत समाज में ना हिंसा करने वालों की कोई जगह है, ना ही हिंसा भड़काने वालों की। भाषाई विवाद में पड़कर ये सामाजिक ज्ञान ठाकरे ब्रदर्स भूल गए हैं या फिर उन्हें सभ्य समाज से कोई वास्ता ही नहीं है। महाराष्ट्र में कक्षा 1 से 5 तक हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में अनिवार्य करने के फैसले के बाद विवाद बढ़ा तो फडणवीस सरकार ने फैसला वापस ले लिया। ऐतराज करने वालों के लिए यही जीत थी कि उनके विरोध के बाद सरकार को अपने फैसले से पीछे हटना पड़ा। लेकिन उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे को तो जैसे इसी मौके की तलाश थी। फडणवीस सरकार के फैसला वापस लेने को उन्होंने मराठी अस्मिता से जोड़ने की कोशिश की। ठीक है, ये उनकी अपनी सियासत है, करें, लेकिन इस दौरान राज और उद्धव ने सामाजिक मर्यादा लांघ दी। खुलेआम गैर मराठियों को मराठी न बोलने पर मारने की धमकी दी। अर्थात त्यांना मराठी आली पाहिजे याच्याबद्दल वाद नाही। विनाकारण उठसूट काय मारामारी करायची गरज नाही आणि मारायची गरज नाही। पण जर जास्ती नाटकं केली तर कानाखाली आवाज काढलाच पाहिजे तुम्ही। पण चूक त्यांची असली पाहिजे। महाराष्ट्रामध्ये मराठी माणूस न्याय मागण्यासाठी आंदोलन करत असेल आणि त्याला जर का तुम्ही गुंड म्हणत असाल तर आम्ही गुंड आहोत। आम्ही गुंड। न्याय मागणं म्हणजे गुंडगिरी नाहीये। आणि जर का गुंडगिरी केल्याशिवाय तुमच्या दरबारी न्याय मिळत नसेल तर आम्ही गुंडगिरी करूच। नेता का एक इशारा भर ही उनके कार्यकर्ताओं के लिए काफी होता है। लेकिन सोचिए, यहाँ तो उद्धव ठाकरे खुलेआम ना सिर्फ गुंडागर्दी पर उतारू है। हमने सर्वे किया, हमने लोगों से पूछा लोग क्या इस पर सोचते हैं। हमने पहला सवाल जो लोगों से पूछा, क्या एमएनएस खुलेआम गुंडागर्दी करती है और क्या इस पर बैन लगना चाहिए। अब लोगों के क्या जवाब आए वो आप सामने देख लीजिए। 78% ने कहा हाँ एमएनएस पर बैन लगना चाहिए, 20% ने कहा कि नहीं ये बैन नहीं लगना चाहिए और 2% ने इस बारे में कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। लेकिन एक ज़्यादा परसेंटेज ये कहता है और मानता है कि एमएनएस को बैन किया जाना चाहिए। दूसरा सवाल हमने पूछा, महाराष्ट्र में एमएनएस की गुंडाई क्यों इतनी बढ़ गई है। 24% लोगों ने कहा सिस्टम फेल हो गया है, यानी बीजेपी की सरकार काम नहीं कर पा रही। सरकार का डर नहीं, 43% लोग ये यहाँ पर कहते हैं। और चर्चाओं में बने रहने के लिए सब होता है, 30% लोग ये कह रहे हैं, 3% लोग ऐसी कोई बात पर रिएक्ट नहीं करते। मतलब महाराष्ट्र में जो कुछ हो रहा है वो किस लिए हो रहा है वो आप इन जवाबों के चलते समझ सकते हैं। सिस्टम फेल 24%, 43% कहते हैं सरकार का डर नहीं है। सूर्य प्रकाश मैथिल मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता के तौर पर इस वक्त जुड़ गए हैं। सूर्य प्रकाश मैथिल जी, हम लोगों से सर्वे कर रहे हैं और एमएनएस को लेकर जब हमने सर्वे किए तो एमएनएस को लेकर सर्वे लोगों के ये सामने आ रहे हैं कि एमएनएस को बैन कर देना चाहिए। अधिकतर लोग यहाँ पर ये भी कह रहे हैं कि जो कुछ भी ये पार्टियां कर रही हैं वो चर्चाओं में बने रहने के लिए है,
लेकिन करीब 63% लोग मिला जुला कर ये कह रहे हैं कि सिस्टम फेल है, सरकार भी वहां काम नहीं कर पा रही। आपका जवाब? धन्यवाद राजीव जी। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय। वंदे। भारत माता की जय। और राजीव जी, मैं आपको बहुत ही स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यदि महाराष्ट्र के अंदर कोई भी इस प्रकार से धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर या भाषा के आधार पर वैमनस्य फैलाने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ प्रशासन जो है कार्रवाई करेगा और कर भी रहा है। आप देखिए कि जिन्होंने भी इस प्रकार के कोई भी कार्य किए हैं उनके खिलाफ महाराष्ट्र के अंदर महाराष्ट्र पुलिस ने कार्रवाई की है, पंजीकृत धाराओं में जो है केस रजिस्टर्ड भी किए। लेकिन जो कह रहे हैं ना कि सिस्टम फेल है, मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं कि पहले जब इस प्रकार की प्रतिक्रियाएं जमीन पर होती थी, उस समय शरद पवार जी की पार्टी सत्ता में थी और वो मुख्यमंत्री थे। तब ना तो किसी भी इस प्रकार के अजारक व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई होती थी और ना ही किसी प्रकार से इनको डर होता। आज कार्रवाई के खिलाफ जो है डर आपके सामने आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। वो कह रहे हैं कि वीडियो मत बनाओ, क्योंकि यदि महाराष्ट्र पुलिस को वीडियो मिल गया तो वो घर से खदेड़ कर लेके आएगी और जेल में ठूस देगी, क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर संविधान से चलने वाली सरकार का जो है प्रशासन है, प्रशासन चाक चौबंद है। आपने बाइट दिखाई मुख्यमंत्री भाई देवेंद्र फडणवीस जी की, उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि यदि कोई भी इस प्रकार से माहौल को खराब करने की कोशिश करेगा, कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेगा, तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने में हम पीछे नहीं हटेंगे। और रह गई बात जहां तक बैन करने की, तो देखिए ये जो कार्य होता है ये कार्य चुनाव आयोग करता है, ये सरकार नहीं कर सकती है, क्योंकि मन से जो है वो खुलेआम गुंडागर्दी कर रहा है। तो उसके खिलाफ कानून सम्मत कार्रवाई जो भी कानून के अंदर निर्धारित है वो सब की जा रही है और वो सब करेंगे। किसी भी प्रकार से मेरे हिंदी भाषी भाइयों को डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, प्रशासन उनके साथ है। मैं खुद बिहार से आता हूं, मेरा भी खून खौल रहा है, लेकिन मुझे इतना पता है कि महाराष्ट्र के अंदर वो सरकार है जो कि हर व्यक्ति को बराबरी का दर्जा देती है, वहां पर सबके संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करती है और साथ ही साथ जो भी संविधान को हाथ में लेता है उसके खिलाफ कार्रवाई आ रहे हैं कि सिस्टम वहां पर फेल हो रहा है। सरकार है अपना काम कर रही है, लेकिन वो ये भी कहते हैं सिस्टम फेल है, इसीलिए सड़कों पर ये घटनाएं हो रही हैं। तो सरकार की खामोशी सिस्टम का फेल होना भी तो जिम्मेदार है। आपका प्रश्न मेरे से है जी। देखिए, मैंने फिर कहा कि यदि कोई भी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए महाराष्ट्र की आबो हवा को खराब करने की कोशिश करेगा, यदि कोई भी व्यक्ति वहां पर अपने राजनीतिक फायदे के लिए अपनी राजनीतिक दुकान दोबारा चलाने के लिए, बंद पड़ी हुई दुकान को कह रहा हूं, बंद पड़ी हुई दुकान को चलाने के लिए यदि इस प्रकार का माहौल खराब करेगा तो उसके खिलाफ प्रशासन कार्रवाई करेगा और ये देश संविधान से चलेगा, ये देश जो कानून सम्मत जो धाराएं उनके अनुसार चलेगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इस बार को स्पष्ट कर दिया कि यदि प्रशासन की नजर में कोई भी इस प्रकार की चीज आएगी, यदि कोई कंप्लेंट आएगी तो उसके खिलाफ जो भी कर रहा है इस तरह की गलत काम, उनका इलाज होगा। ठीक है। बार बार प्रशासन फेल होने की बात जो है ना राजीव जी, मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि प्रशासन तब फेल होता है जब अपराधी खुले में घूमते। यदि अपराध की कोई जानकारी प्रशासन को लगी और प्रशासन ने त्वरित रूप से कार्रवाई करी, एफआईआर की, उनको अरेस्ट किया, उनको कोर्ट के सामने पेश किया, तो इसका अर्थ यह है कि प्रशासन पूरी तरह सक्रिय है। इस प्रकार की कोई भी संविधान को चैलेंज करने वाली कोई भी घटना को निस्तारण कर। ठीक है। सूर्य प्रकाश मैथिल जी, आपने भी कहा कि आप बिहार से आते हैं और आपका भी खून खौलता है इन तस्वीरों को देखकर। तो मेरे साथ इस वक्त बिहार से ही ताल्लुक रखने वाले, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, चंद्रशेखर झा भी इस वक्त जुड़ गए हैं। प्रवक्ता शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे इस वक्त जुड़े हैं। चंद्रशेखर भाई, बहुत स्वागत है आपका। चंद्रशेखर भाई, मैं शिवसेना की राजनीति या एमएनएस की राजनीति पर कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन ये जरूर देख रहा हूं, लोगों से जब बात कर रहे हैं, सर्वे हम लोग कर रहे हैं, फोन पर लोगों से राय ले रहे हैं, तो वो ये जरूर कह रहे हैं कि एमएनएस पूरी तरीके से हाथ से बाहर हो गई है और एमएनएस को लेकर लोगों में खासा गुस्सा दिख रहा है।
आप एमएनएस के इस गुस्से को क्या अपने ऊपर ओढ़ने की तैयारी करके बैठे हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो जो एमएनएस की बात है, आज भी बीजेपी वाले बोल रहे हैं कि ये गलत है वो गलत है, लेकिन इससे पहले अगर आप देखें तो जो 6 महीने पहले की पिक्चर थी कि मोदी जी जो है वो राज ठाकरे साहब के साथ जो है वो डायस पे दिखे और सब जो है उनको समर्थन कर रहे थे, क्योंकि हमारी पार्टी के साथ जो विभाजन हुआ उसके बाद जो है वो उनके समर्थन के लिए वो खुलेआम उतरे थे। तो ऐसी बात नहीं है कि बीजेपी को जो है सारी हिस्ट्री ज्योग्राफी एमएनएस की पता नहीं है। सही पता। पहली बात तो ये। दूसरी बात, आज जो भी हुआ है ये आप देखें तो ये जो मर्ज हुआ है ये एक फैमिली जो जो बिखर गए थे वो एक साथ जो दोनों भाई वापस आए हैं। और देखिए, लैंग्वेज और पॉलिटिक्स जो है वो साथ जुड़ा हुआ है। आज 70% जो आबादी है महाराष्ट्र में वो मराठी है और जो मराठी लैंग्वेज बोलती है। आपको अगर इमोशनल कनेक्ट करना है तो आप हिंदी अगर बोलते हैं तो वो इमोशनल कनेक्ट उनके साथ नहीं होगा। तो ये जायज है कि एक लैंग्वेज का जो है इंसल्ट अगर कोई करता है तो उसके खिलाफ जो है वो कार्रवाई होती है। तो ये यहाँ पे ये सीधी सी बात है कि ये देखने की बात है कि अगर आप पॉलिटिक्स करते हैं तो पॉलिटिक्स किस हद तक जाता है वो देखने की बात है। तो बीजेपी वाले अगर बोलते हैं कि एमएनएस का गलत है वो गलत है, तो ये तो 6 महीने पहले उन्हीं को सपोर्ट कर रहे थे। आज जो है ये 6 महीने बाद बोलते हैं आ कि रहा हूं नहीं, मैथिल एमएनएस साहब, को आ ये रहा नहीं हूं, पहले करना उनको सुन चाहिए। लेते हैं। और सरकार की जहां तक बात है तो सरकार तो नाकाम है ही। अगर आप देखें तो देखिए, उसमें 3 रेलगाड़ी की तरह इंजन लगे हुए डब्बों की फरमाइश है। तो उस हिसाब से क्या सरकार चल रही है वहाँ सबको मालूम है कि एकनाथ राव शिंदे जी जो हैं वहाँ गर्म हुए हैं इस सरकार से, वो भी क्लियर है। तो सारे चीजें अगर देखें तो इनकी जो चीजें हैं वो डगमगाई हुई है। तो ये हमको कैसे चार्ज करते हैं इस चीज के लिए? हाँ, ये हो सकता है कि पॉलिटिक्स में जो है इमोशनल जुड़ा हुआ है। तो ये देखिए, ये तो 70% वहाँ के जो लैंग्वेज स्पीकिंग है, लोकल लैंग्वेज स्पीकिंग है, उनके साथ कनेक्ट किया जाना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि हिंदी जो है वहाँ पे बाढ़ है। हिंदी तो सभी बोलते हैं लेकिन मराठी भी सीखनी चाहिए। तो ये तो कोई तुक नहीं है कि अगर वो मराठी नहीं बोलते हैं या हिंदी बोलते हैं तो उससे कोई गलत बात है। ये बात है कि अगर कोई इंसल्ट करता है किसी लैंग्वेज को तो उसके ऊपर कार्रवाई होती है। तो इसमें अगर कोई ये तय अगर करना किसी भी तो चीज की बहुत politics मुश्किल है की- ना चंद्रशेखर सर की इंसल्ट हो रही है या फिर जबरदस्ती प्रेशराइज किया जा रहा है। ये तस्वीरें भी आई हैं जहां पर लोगों पर दबाव डाला जा रहा है। तो इंसल्ट और दबाव, इसके बीच में एक बहुत महीन रेखा होती है। देखिए, ताली तो दोनों हाथ से बजता है। अगर आप बात करते हैं तो हमें एक तरफा जो है चीज दिख रहा है, दूसरे तरफ में क्या हुआ है वो तो देखना जरूरी है। अगर ताली दोनों हाथ से बजता है तो दूसरे तरफ का स्टोरी भी सामने आना चाहिए। नेचुरल ऐसा हुआ होगा कि कोई ना कोई इंसल्ट बात हुई होगी, कोई ना कोई ऐसी बात हुई होगी जिसके ऊपर वो एक्शन हुआ है। नहीं तो अगर हिंदी बोल रहा है और उसको मालूम है कि मैं मराठी सीख रहा हूँ या जानता हूँ तो वो जो है उस चीज को जाके इंसल्ट नहीं करेगा। आप बिहार की बात कर ले तो बिहार में जो है 4 से 5 जो है लैंग्वेज बोले जाते हैं, उनमें डिवीजन है। ये बिहार की अगर बात करते हैं तो बिहार में दरभंगा में जो बंगाली टोला है उसमें अगर आप देखें तो जो बंगला बोलता है उसको जो है इसी तरह से ट्रीट किया जाता है। तो ऐसी बात नहीं है कि हर किसी स्टेट में ये नहीं हो रहा है। हर स्टेट में हो रहा है, जहाँ खुलेआम हो रहा है वहां दिख रहा है और जहाँ खुलेआम नहीं हो रहा है वहां नहीं दिख रहा है। मतलब आपका तो जो यही यहाँ पर रिपोर्टिंग हो रही तर्क है है, उसी के खुलेआम बेसिस पे दिखाई पड़ जाता है वरना दिखाई नहीं पड़ता, बातें छुपी रह जाती हैं। सूर्य प्रकाश मैथिल, आप उंगली उठा रहे थे, बताएं आपका जवाब क्या है? देखिए, मुझे 4 लाइनें याद आ रही हैं। ये जो झा साहब बैठा रखे हैं आपने प्रवक्ता के रूप में शिवसेना यूबीटी के, मैंने इनके नहीं लिए और बैठाया, इनकी वो पार्टी शिवसेना के लिए। प्रवक्ता हैं। हाँ, जो भी है, मुद्रा पर बिके हुए लोग, सुविधा पर टिके हुए लोग करते हैं बरगद सी बातें ये गमलों में उगे। कितना ही ज्यादा मैं ये कहूं कि ऑब्जेक्शनेबल इन्होंने बोला कि जहां पर रहते हो आपको वहां की भाषा जो है वो बोलनी ही पड़ेगी। देखिए, किसी को भी आप थोप नहीं सकते किसी के ऊपर, ये सच बात। और यदि यूपी और आप भी माइग्रेट होके वहां पहुंचे होंगे, आपको भी परिवार सहित वहां पर जब सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी तब पूर्व में राजनीतिक रूप से पोषित और पल्लवित महाराष्ट्र में जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ उसके कारण आप वहां गए। लेकिन आज अब वहां बैठकर केवल राजनीतिक फायदे के लिए
हिंदी भाषियों को पिटने देने के लिए आप कैसे समर्थन करें? और मैं ये पूछना चाहता हूं, मेरे को लगता है कि चंद्रशेखर झा कुछ पढ़े लिखे व्यक्ति होंगे, तो जरा इतना भी बता दीजिए, क्या कोई आर्टिकल भी है ऐसा भारत के संविधान में, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी द्वारा लिखित संविधान में, कि इस आर्टिकल के तहत यदि आप किसी भी क्षेत्र में जाते हैं तो वहां की लोकल लैंग्वेज आपको आनी ही चाहिए, वहां पहुंचते ही सबसे पहले आपको वहां की लोकल लैंग्वेज पढ़नी पड़ेगी, या अगर नहीं पढ़ेंगे तो वहां पे शिवसेना, यूबीटी और मन से अपनी राजनीतिक दुकानें जो बंद हो चुकी है, जर्जर हो चुकी हैं, उनको चलाने के लिए आपको संग मारपीट करेगी। ये सीधा सीधा स्पष्ट है आपके सामने, राजीव जी और करोड़ों दर्शकों के सामने, किस प्रकार से शिवसेना, यूबीटी के लोग यहां पर जस्टिफाई कर रहे हैं गुंडागर्दी को। एक और बात, इन्होंने प्रधानमंत्री जी का नाम लिया, तो मैं इनको बताना चाहता हूं, क्या जिस समय में माननीय प्रधानमंत्री जी से मनसे के ये सुप्रीमो मिले थे, तो क्या उस समय में ये ऐसा कार्य हो रहा था? आप मुझे बताइए। आपके तो उद्धव ठाकरे ने अपनी राजनीतिक, जो मैं ये कहूं कि वर्चस्व की लड़ाई में, उन मनसे के सुप्रीमो राज ठाकरे को अपनी पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया था, और आज मजबूरी ऐसी कर दी माननीय प्रधानमंत्री जी के ओज ने, उनकी ऊर्जा ने, उनके द्वारा किए गए कार्यों ने, और माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी के द्वारा महाराष्ट्र में जो लगातार विकास की गाथा कही जा रही है, उसके कारण कि आप लोगों को साथ आना पड़ा, और उसके बाद साथ आने के बाद भी आपके पास कोई मुद्दा नहीं है, तो आप वहां पर ये जो घटिया राजनीति, मारपीट वाली, ये जो राजनीति कर रहे हैं, वो करने पे मजबूर हो गए। आपके पास विकास की बात नहीं है, आपके पास रोजगार की बात नहीं है, अगर महंगाई की बात नहीं है, आपकी राजनीति शटडाउन हो चुकी है, इसलिए आप इस प्रकार से मारपीट के ऊपर उतर आए। चंद्रशेखर जी, क्या ये सूर्य प्रकाश मैथिल का कहना सही है, या फिर आपको लगता है कि महाराष्ट्र की राजनीति इसके इर्द गिर्द घूमेगी, ये जो कुछ चल रहा है? दूसरी बात ये कि अगर मराठी मुद्दे पर उद्धव ठाकरे जी या राज ठाकरे जी इतना ज्यादा जोर देते हैं, तो क्या वो अपनी पार्टियों को केवल महाराष्ट्र तक ही रखना चाहते हैं? क्योंकि पैन इंडिया या पूरे भारत में अगर कोई पार्टी बढ़ती है तो वह ऐसे मुद्दों को लेकर इतनी आक्रामक नहीं होती। देखिए, वर्चस्व की लड़ाई तो कभी थी ही नहीं। ये तो जो डिवीजन हुआ पार्टी के अंदर, जो कि सबके आंख के सामने है कैसे क्या किया गया, तो वर्चस्व की लड़ाई हमने कभी लड़ी ही नहीं। हमारे वजह से बीजेपी है या थे, तो हम लोग जो है उनको सपोर्ट करते थे, आज महाराष्ट्र में बड़े भाई होके बैठे हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि हमारे वर्चस्व की लड़ाई है, ऐसी बात नहीं है कि ठाकरे साहब को सब भूल गए महाराष्ट्र में, ऐसी बातें भी नहीं है। बात यहाँ पे ये है कि देखिए, वहाँ पे एक एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क या कोई भी तरह का काम जो लोकल लैंग्वेज में होता है, अगर आप उसके लिए इंटरप्रेटर और ट्रांसलेटर रख के हमेशा चलेंगे तो ये कोई बात नहीं हुई। अगर आपको वहां पे रहना है, आप 10-12 साल रह चुके हैं, 15 साल रह चुके हैं, और वहां पे रहने के बाद मैं आता हूं आप दोनों के पास, आता हूं। ये देखिए, व्हेन इन रोम बी लाइक रोमन। हाँ। तो ये सीधी सी बात है कि आपको जो है उस जगह की जो कैरेक्टरिस्टिक है, लेकिन चंद्रशेखर जी, मैं आता हूं आपके पास, आता हूं। मेरी बात यहां पर यह है कि हमेशा उत्तर भारतीय या हिंदी के लेकर ही राजनीति इतना क्यों परवान चढ़ती है? वहां पर रहने वाले तो पूरे देश के लोग हैं, वो अलग अलग हिस्सों से आते हैं। मैं अगले सर्वे के सवाल की तरफ रुख करता हूं। क्या मराठावाद के चलते देवेंद्र फडणवीस एमएनएस के लोगों पर एक्शन नहीं लेते, एमएनएस के गुंडों पर एक्शन नहीं लेते? तो 61% लोगों ने कहा हाँ यही बात है, देवेंद्र फडणवीस भी मराठावाद को सामने रखते हैं। 33% ने कहा कि नहीं ऐसा नहीं है, और 6% ने कोई जवाब नहीं दिया। यानी बहुमत इस बात के साथ है कि मराठावाद महाराष्ट्र में काम करता है। चौथा सवाल, राज ठाकरे खुल्लम खुल्ला कहते हैं मारो लेकिन वीडियो नहीं बनाओ। इस बयान का मतलब क्या है? डरने की जरूरत नहीं है। 24% लोगों ने यह कहा, इशारा यह दिया जा रहा है। गुंडागर्दी जारी रखो, 30% लोगों ने जवाब में यह कहा। हिंदी बोलने वालों को मारते रहो, 28% लोग ये इसको मानते हुए दिखे, और 18% ने कोई भी राय देने से इनकार कर दिया। लेकिन 24, 30 और 28 ये एक बहुमत जाता है जो राज ठाकरे की राजनीति को यहाँ पर परिभाषित करता है।
बीजेपी राज ठाकरे के साथ कैसे रही या कोई समीकरण किस तरीके से रहा, बात यहाँ ये नहीं है। बात ये कि जिस जिस लोगों से हमने पूछा महाराष्ट्र के हालिया इन एपिसोड पर, उन्होंने ये जवाब दिए हैं। चंद्रशेखर जी, इन सवालों पर आप अपने जवाब से पहले शुरुआत कीजिए, फिर मैं सूर्य प्रकाश मैथिल का रुख करूंगा। क्या वाकई मनसे अभी तो आपकी साथी है, क्या आगे चल के मनसे या शिवसेना ये एक दूसरे में विलीन होने की भी सोच लेकर आगे बढ़ रहे हैं, या फिर मनसे कुछ दिनों बाद आपके साथ नहीं भी रह सकती है? देखिए, जब परिवार में मेल हुआ है तो ये संबंध आगे अब कंटिन्यू होगा, क्योंकि 19 साल बाद जो है दोनों भाई मिले हैं। तो ये सारी चीजें जो प्रक्रिया हुई है उसी हिसाब से हुई है, और जब साथ में मिल गए हैं तो इसका मतलब ये काफी आगे तक चलने वाला है। क्योंकि देखिए, बीजेपी ने भी जो है वो विभाजन का जो है पॉलिटिक्स किया, हम लोगों के पार्टी को तोड़ा, एनसीपी को तोड़ा, तो ये सारी चीजें बहुत क्लियर है। उसके जगह जब हम लोग साथ आए हैं तो महाराष्ट्र में कुछ ना कुछ तो प्रोग्रेसिव होगा। एक तो ये है। दूसरी चीज ये है कि ठाकरे फैमिली जो है वो महाराष्ट्र को पूरी तरीके से समझती है, क्योंकि 1966 बाला साहब ने ये पार्टी शुरू की थी। तो जहां 1966 से जो है ठाकरे जो है वो एक महाराष्ट्र में जो गढ़ बना के रखे हैं, बीजेपी को उस जगह आने में उनको और भी जो है समय लगेगा। तो ये सारे चीजें फैक्टर्स हैं, पॉलिटिकल रेशियोज हैं, और इनका जो टेक्निक है काम करने का ये डिफरेंट है। क्योंकि देखिए, हम लोग के शिवसेना में एक ऐसा कहावत है, लगता स्टेट है कहावत। कि उद्धव जी के साथ आने के बाद राज ठाकरे और उनकी पार्टी का ये एग्रेशन अब कम होगा, क्योंकि सड़क पर तो ज्यादातर एमएनएस के कार्यकर्ता ही इस मारपीट की अगुवाई करते हुए दिखाई पड़ते हैं। ये सवाल मुझसे? जी, आपसे ही। आपको लगता है दोनों के साथ आने से राज ठाकरे का एग्रेशन, उनके कार्यकर्ताओं का ये गुस्सा कम होगा? देखिए, पॉलिटिक्स में तो जो है साम दाम दंड भेद, तो चारों जब चलते हैं तभी पॉलिटिक्स चलती है। तो बात यही है कि ये जो चल रहा है, अगर किस दूर तक जाता है, क्या पॉलिटिकल प्रोग्रेस फ्यूचर में होता है, वो तो 5-6 महीने बाद पता चलेगा। एकदम सही। लेकिन अभी जो फिलहाल जो हालत है वो बीजेपी की हालत खराब है, वहाँ उनको समझने की जरूरत है, और वो घबराए हुए हैं कि दो भाई साथ क्यों आ गए। मतलब दो लोगों की मिलजुल के शक्ति अब बीजेपी के लिए एक बड़ी मुश्किल यहां पर पैदा करेगी, ऐसा चंद्रशेखर जी कह रहे हैं। और चंद्रशेखर जी इसलिए भी कह रहे हैं कि 20 साल से ये दोनों भाई साथ में नहीं थे, तो इनकी मिलीजुली ताकत अभी पता नहीं है कितना बड़ा परिवर्तन यहां पर ले आए। सूर्य प्रकाश मैथिल जी, साम दाम दंड भेद, ये राजनीति में ये होता है, चीजें चलती हैं, जो चंद्रशेखर भाई कह रहे थे। दूसरा ये कि ताकत अभी आप लोगों को पता नहीं है ठाकरे ब्रदर्स की। देखिए राजीव जी, किसके अंदर कितनी शक्ति है वो इन चुनावों में पता चल गया, और आने वाले बीएमसी के चुनावों में भी पता चल जाएगा। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं, आपको जो सर्वे था, आपने जिन भी लोगों से सर्वे किया, मैं उन सभी लोगों को स्पष्ट कर देना चाहता हूं, यही अत्यंत आवश्यक। जिस सुभाष चौधरी जी के संग मीरा रोड थाने के अंदर ये बदतमीजी हुई थी, थप्पड़ मारे गए थे उनको, उनकी जोधपुर स्वीट्स और नमकीन शॉप के ऊपर, उसके अंदर भारतीय दंड संहिता बीएनएस के अंदर वहां पर 7 मनसे के कार्यकर्ताओं को महाराष्ट्र पुलिस ने अरेस्ट किया। पहली चीज तो ये कहना तो बिल्कुल गलत होगा कि देवेंद्र फडणवीस जी प्रशासनिक रूप से कमजोर कहीं ना कहीं दिख रहे हैं, या महाराष्ट्र मराठावाद चल रहा है। ये महाराष्ट्र में राष्ट्रवाद चलेगा, और जो लोग औरंगजेब की मजार पर नाक रगड़े आए हों, वो किस बात का मराठावाद करेंगे? जब छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि पर औरंगजेब की मजार पे नाक रगड़ने वाले, फातिया पढ़ने वाले, टोपी लगाने वाले यहां बैठकर अब मराठाओं की बात करेंगे क्या? और जो धाराएं थी उसके अंदर, वो धारा थी धारा 189(2), धारा 191, धारा 351, धारा 352, धारा 356, धारा 190, मतलब कई धाराओं में कार्रवाई हुई। तो मैं ऐसा बताना चाहता हूं आपके उन दर्शकों को जिनको जानकारी ना हो कि महाराष्ट्र की सरकार ने पूरे जतन से संविधान के अनुसार जो कार्रवाई हो सकती थी वो की। एक और बात, उनको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन गालिब दिल को बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है। जिन लोगों ने भगवान श्री रामलला विराजमान के मंदिर का अपमान किया हो, जिन लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री जी के बड़े बड़े कटआउट्स लगाकर
चुनाव में वोट मांगा, उसके बाद उस बहुमत को जो महाराष्ट्र की जनता ने माननीय प्रधानमंत्री जी के कटआउट्स के ऊपर, प्रधानमंत्री जी की जनसभाओं के ऊपर दिया और विश्वास जताया शिवसेना में, उस बहुमत को ये चोरी से पिछले रास्ते से जाकर दूसरे विपक्षियों के संग खड़े हो गए, जिनके सामने इन्होंने चुनाव लड़ा। वो उसे राजनीति का हिस्सा मान लीजिए, उसे राजनीति का हिस्सा मान लीजिए। वो राजनीति हो सकती है, क्योंकि राजनीति में नजदीकी और दूरी कुछ नहीं होती। राजनीति सब गद्दारी कहते हैं, गद्दारी। वो गद्दारी कहते हैं इसको। 10 सेकंड चंद्रशेखर जी, 10 सेकंड बताइए, गद्दारी पर आपको ले आए हैं। देखिए, गद्दारी किसने क्या महाराष्ट्र में किया सबको मालूम है, और गद्दारी करके किसको क्या मिला वो भी सब जानते हैं। तो ये सारी चीजें आप बोल के कोई फायदा नहीं है। आगे के 4-4.5 साल बचे हैं, अच्छे से काम करिए। हो सकता है कि इसके बाद आप क्योंकि पॉलिटिक्स में जो है भूलना काफी मुश्किल है। और ये ईगो की बात आप बता रहे हैं कि हाँ हमने बहुत कुछ कर लिया, यही अगर आप लोकसभा के इलेक्शन रिजल्ट देखें तो मोदी जी 240 पे सिमट गए, तो ये भी आप ईगो की बात करते हैं। तो ऐसी बातें नहीं। चलिए, महाराष्ट्र की राजनीति है, मैं दोनों